हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का ऐसा सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखेंगे। जिन लोगों ने अफेयर्समैन अरबिया के यूट्यूब चैनल में ये सेक्रेट प्लेलिस्ट देखी है, उन्हें पता होगा कि वहाँ हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है। सो उसी वीडियो को मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा। जिन लोगों ने ये वीडियो वहाँ प्लेलिस्ट में देखा है, उनका यहाँ रिविजन हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी हम रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आप में से बहुत लोगों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। सोचो कि जापान और इंडिया में ट्रेड हो रहा है और यहाँ इंडिया जापान के प्रोडक्ट्स पे 50% कस्टम ड्यूटी लगा रही है। इसके वजह से इन दोनों कंट्रीज में ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। अब अगर इन दोनों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो फिर इंडिया को अपनी कस्टम ड्यूटी जीरो या कम से कम करनी होगी, जिससे जापान के प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचने में कोई रुकावट ना आए। समझ गया कंसेप्ट? So a free trade agreement is a pact between two or more nations to reduce barriers to imports and exports among them. Under a free trade policy, goods and services can be brought and sold across international borders with little or no government tariffs, quotas, subsidies or prohibition to inhibit their exchange. अब फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो बहुत है, लेकिन हमें बस इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझने होंगे। सो चलिए देखते हैं कि इंडिया ने किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यहाँ इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसे हम इंडिया आसियान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं या फिर एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ भी एग्रीमेंट किया है, जिसे हम इंडिया कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। और उसी तरह हमने जापान से एग्रीमेंट किया है, जिसे हम इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो समझ लिए, लेकिन एक नया एग्रीमेंट है जो बहुत न्यूज़ में रहता है, वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस एग्रीमेंट की प्रोसेस कैसी शुरू हुई वो समझ लेते हैं। हमें पता है कि आसियान के 10 मेंबर हैं, जिसमें आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये आसियान कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। और इस आसियान का बाकी कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि चाइना के साथ है आसियान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन साउथ कोरिया के साथ है आसियान कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर जापान के साथ है आसियान जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के साथ भी है, डेट इज आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ है आसियान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब अगर आसियान में कोई ट्रेड बैरियर नहीं और बाकी कंट्रीज के साथ भी आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो फिर इन सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना सब साथ मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। सो इसी सोच से लेकर निकाला गया RCEP, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। समझ रहे हो? So the ASEAN of Southeast Asian nations has free trade agreements with 6 partners, namely the People's Republic of China, Republic of Korea, Japan, India, Australia and New Zealand. So to broaden and deepen the engagement among parties and to enhance parties' participation in the economic development of the region, the leaders of the 16 participating countries established the Regional Comprehensive Economic Partnership. अब फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये सब कंट्रीज RCEP निकालने का सोच रही थी, लेकिन इंडिया ने यहाँ RCEP ज्वाइन करने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया ने क्यों छोड़ दी। लेकिन फ्रेंड्स, इसके भी कुछ वैलिड रीज़न थे। वो वैलिड रीज़न क्या थे, देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न था ट्रेड डेफिसिट। देखो, हमें पता है कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान, साउथ कोरिया और जापान के साथ, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहने के बावजूद हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ RCEP में ये बोला गया है कि इंडिया जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी तो उन पर 92% टैरिफ कट किया जाएगा, और इंडिया जब प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगी तो उस पर भी 90% टैरिफ कट करना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए कि आसियान, कोरिया और जापान के साथ जब हमारा एग्रीमेंट था तब हमें ट्रेड डेफिसिट मिला। अब जब ये सारे कंट्रीज इंडिया में कस्टम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया की हालत कितनी खराब हो जाएगी, राइट? सो ट्रेड डेफिसिट था इंडिया का पहला रीज़न।
So India's trade deficit with the ASEAN, Korea and Japan has widened post FTAs. The RCEP proposed that 92% of the India's goods would be tariff-free over the next 15 years. India have to slash existing tariffs on up to 90% of all goods. Tariff elimination due to RCEP could worsen the trade deficit. अब इंडिया का अगला रीजन था बेस ईयर फॉर टैरिफ्स। देखो, हमने ये देखा कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करती है तो उस पर 92% टैरिफ कम लगेगा और इंडिया इंपोर्ट करती है तो उसे 90% टैरिफ कम लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस टैरिफ रिडक्शन का बेस ईयर क्या है? वो है 2013। लेकिन यहाँ इंडिया बेस ईयर चाहती है 2019। इसका रीज़न ये है कि 2030 में हमारे टैरिफ बहुत कम थे और यहाँ 2019 को हमने वो बढ़ा दिए। सो अगर हमने 2013 के ही टैरिफ लिए तो उसका 10% बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? So the RCEP will result in reduction of tariffs in all member countries. Since negotiation began in 2013, the pact has proposed that the base year for reducing tariff will be 2013. However, India wanted to change the base year applied to reduce tariff to 2019 because India has raised custom duties on many products in 2014. India has increased tariffs on sectors such as textiles, auto components and electronic items on average from 13% to 17%. अब फ्रेंड्स, यहाँ इंडिया को थोड़ी राहत देने के लिए निकाला गया ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में ये बोला है कि आप किसी भी कंट्री से कितना प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है उसकी एक लिमिट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, सोचो कि इंडिया ने चाइना से स्टील इंपोर्ट की लिमिट रखी है 10,000 टन। इसका मतलब ये है कि 10,000 टन के स्टील इंपोर्ट तक इंडिया चाइना को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर कंसेशन देगी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। मतलब उसके बाद उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगेगी। समझ रहे हो? So the auto trigger mechanism is used when there is a sudden surge in imports. It will allow to decide which products it does not want to offer the same concessions to. लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया को इस मैकेनिज्म से एक प्रॉब्लम था, दैट इज रूल ऑफ ओरिजिन। देखो, इंडिया का यह कहना था कि इस मैकेनिज्म की मदद से चाइना अपने कंट्री से 10,000 टन का स्टील भेजेगी, लेकिन अगर बाकी स्टील भेजना है फिर वो पहले म्यांमार में एक्सपोर्ट करेगी और उसके थ्रू इंडिया में भेजेगी। सो इंडिया बोलती है कि गुड्स ओरिजिन कहाँ से किए उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे इस मैकेनिज्म का कोई गलत फायदा ना उठाए। सो इंडिया वांट्स स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन टू प्रिवेंट चाइनीज गुड्स फ्रॉम फ्लडिंग द कंट्री थ्रू मेंबर कंट्रीज दैट मे हैव लोअर और नो ड्यूटी लेवल्स। अगला रीजन है रैचेट ऑब्लिगेशंस। इसे समझते हैं। सोचो कि इंडिया स्टील इंपोर्ट कर रही है और आरसीईपी की बात मांग के इंडिया ने उस पर कस्टम ड्यूटी कर दी है 4%। अब इस रैचेट ऑब्लिगेशन के तहत इंडिया ये कस्टम ड्यूटी 4% से ज़्यादा नहीं कर सकती। मतलब अगर आगे जाके इंडिया को लॉस हो रहा है और उसे कस्टम ड्यूटी बढ़ा के 10% करना है तो वो नहीं कर सकती। क्लियर है? सो इंडिया वांट्स exemptions on ratchet obligation. A ratchet mechanism means that if a country signs a trade agreement with another country and removes or reduces tariffs and quotas, it cannot go back on them and bring in more restrictive measures. अब इंडिया का आरसीईपी ना ज्वाइन करने का लास्ट रीजन है सर्विसेज सेक्टर। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया का सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हुआ है और इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर से ही होता है, लेकिन आरसीईपी में सर्विसेज सेक्टर के लिए कोई प्रोविजन नहीं, इसलिए इंडिया को आरसीईपी ज्वाइन करने का कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। So India has demanded that the ASEAN countries should open up their services sector so that Indian professionals and workers can have easier entry into their market. However, ASEAN countries are very sensitive about protecting this sector and have not offered much liberalization even within the bloc to each other. So friends, यहाँ हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कवर किया।